ये आइडिया तब नहीं था जब पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर सरकार बनाई? क्या ये आइडिया तब नहीं था जब चंडीगढ़ में साथ लड़े? क्या ये आइडिया तब नहीं था जब लोकसभा में भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ी? तो इंडिया गठबंधन साथ है, क्या साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? अनकंफर्टेबल अलायंस था, मतलब बहुत ज्यादा हम एक दूसरे से खुश नहीं थे। मैंने उसी दिन कह दिया, मैंने कहा शुरू हो गया नाटक। तो लोग मुझसे 2-3 पूछने लगे, जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, भाई साहब आप ऐसे कहते हो? मैंने कहा आप देखना, इसकी एक नाटक नहीं है, कई नाटक होंगे। जिस दिल्ली के लिए लोग लालायित हैं, शीला जी वाली दिल्ली, उस तरह की दिल्ली हम फिर से बनाएंगे। मैंने तो कभी जिंदगी में केजरीवाल को सच बोलते नहीं सुना, और कभी आप आंकड़ों की बात करेंगे तो आप खुद चकित रह जाएंगे। तो एक तरफ तो ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन गलत है, इन्हीं की सरकार की वेबसाइट उसकी तारीफ करती है और कहती है कि दिल्ली की जितनी पावर व्यवस्था ठीक हुई है वो उस प्राइवेटाइजेशन के कारण हुई है। कांग्रेस में कोई है ही नहीं, सब बीजेपी में चले गए हैं, तो कांग्रेस के पास कैडर ही नहीं है। कहावत है ना, यू डोंट फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता। क्या आपने पूरा सोच समझ के इस सीट को चुना है? क्या आपको पूरा यकीन है कि नई दिल्ली सीट से आप चुनाव जीतेंगे? मुख्यमंत्री बनने लायक तो ये है ही नहीं, मेरे हिसाब से विधायक बनने लायक भी नहीं। कि आम आदमी पार्टी के पास बहुत क्लियर चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी का, और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी अपना उम्मीदवार हर बार रख रही है। केजरीवाल का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव है। दिल्ली पुलिस क्या स्टेट के पास होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है जितने शायद लोग बचाते होंगे। तो क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी दिल्ली में? मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ दिल्ली की सर्दी में चुनावी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है, और आज हमारे इस खास एपिसोड दिल्ली वाले नेताजी में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो 2 बार के सांसद दिल्ली से रह चुके हैं। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। आप सभी जानते हैं शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो रही हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, दिल्ली के चुनाव में बयानबाजी बहुत हो रही है। आपने सुना होगा बहुत सारे लीडर्स कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, जो नहीं कहने चाहिए। आप समझ गए होंगे, रमेश बिधूड़ी को लेकर मेरा पहला सवाल है। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर कहा। तो सबसे पहले कुछ जवाब आप देना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं शीला जी इसी पे बैठा करती थी। अरे सर, तो मैंने कहा आपने उनका नाम लिया तो आई थॉट आई विल जस्ट टेल यू। नहीं, देखो क्या है, ये जिस तरीके की बयानबाजी रमेश बिधूड़ी ने की है, ये तो क्या कहें, भर्त्सना के लायक है, शर्मनाक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रमेश बिधूड़ी जी इस तरीके की चीजें पहले भी बोलते रहे हैं, और पार्टी को इनको डिसिप्लिन करना चाहिए था, या कम से कम आगे मौका नहीं देना चाहिए था। तो अगर आप दोबारा ऐसे व्यक्ति को मौका दोगे और फिर वो इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसमें पार्टी की भी भूमिका आ जाती है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का टर्म है हैबिचुअल ऑफेंडर। तो कोई किसी चीज के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर हो तो उसको आप मौका दें तो ये बात कहेगा, और इससे जो एक राजनीतिक माहौल है वो बहुत ज्यादा विशिएट होता है। दोनों प्रियंका जी के बारे में उन्होंने जो कहा और आतिशी जी के बारे में जो उन्होंने कहा, ये ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, राजनेता ठीक है, अपने में कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं है। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो आदर्श के लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन राजनेता पब्लिक में, समाज में एक अपनी पैठ रखते हैं। वो जो बातें आज करते हैं वो युवा देखता है, लोग देखते हैं और समझते हैं कि फिर इस तरीके की बात करना सार्वजनिक मंचों में, आम में शायद एक्सेप्टेबल है, या ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं। तो उससे एक समाज के अंदर भी ऐसी भावनाएं, ऐसे व्यवहार आते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते। सर, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था इसीलिए मैंने इससे शुरुआत की। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स पे सीधा सीधा आएं तो कांग्रेस पार्टी का अगर आप 2020 का भी प्रदर्शन देखें या उससे पहले भी देखें, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब तक शीला दीक्षित थी, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में एक होल्ड था, पर लेकिन उनके जाने के बाद से पार्टी कहीं ना कहीं डिग्रेड होती रही। खासकर 2020 के समय आप देखें तो 5% कुछ कांग्रेस की भूमिका रही। लेकिन क्या इस वाले चुनाव में आप कांग्रेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या प्रोग्रेस आपको ग्राउंड पे दिखाई दे रही है जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या कैडर इस बार इतना एक्टिव है जो पहले नहीं कर पाया? क्या बदलाव इस बार दिख रहे हैं? देखो, एक तो ऐसा था कि 2020 की अगर हम बात करें, 15 में तो चलो एक हम ऐसे समय से गुजरे थे जब सब लोग समझते थे कि कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। कुछ बदनामी हमारी हुई जो हम पे चिपकी, बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि हम लोग उस तरीके की शिष्टाचार, आचार हमारा नहीं रहा जो होना चाहिए। 20 में
हम लोग जो एक सामान्य पार्टी को एक गतिविधि करनी चाहिए फील्ड पर, वो हम नहीं कर पा रहे थे। शीला जी के कारण हम लोग 19 के चुनाव में 5 सीटों पे नंबर 2 रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2-1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। और कभी कभी होता है ना, जब एक बड़ी हस्ती जाता है और अचानक उसके 3-4 महीने बाद चुनाव आते हैं, तो एक डिक्लाइन बहुत बुरा हमारा हो गया। हम उसमें अपने आप को पकड़ नहीं पाए, वर्कर बिखर गया, हम कोई संदेश नहीं दे पाए। हम लोगों ने, मैं इतना जरूर आपको बताता हूं कि शीला जी जब थी और जब हम लोग 5 सीटों पे नंबर 2 आए थे लोकसभा की, और आम आदमी पार्टी 2 में आई थी, तो एक हम लोगों ने एक इंटरनल असेसमेंट करवाया था। तब ये खबर थी कि 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट नंबर 1 की शायद स्थिति में आ रहे थे। तो हम लोग को एक भरोसा था, अब नंबर 1 आए, 20 आए, ये तो एक आर्ग्यूमेंट की बात है, पर हम लोग बहुत अच्छा करने लगे थे। मुझे लगता है 3-4 महीने में एक हम लोगों ने शीला जी के जाने के बाद एक कमान छोड़ दी, एक हम संजो नहीं पाए, और शायद उनके नाम को या उनकी धरोहर को जिस तरह हम उस समय इस्तेमाल कर सकते थे, किसी कारण से हम नहीं किया हमने। अच्छा नहीं है कहना कि किसी की मृत्यु के बाद उनका एक राजनीतिक इस्तेमाल करो, बट हम लोग राजनीतिक लोग हैं, एक धरोहर का इस्तेमाल भी हम लोग को करना चाहिए। और उसके बाद 20 के बाद पैंडेमिक हुआ और हुआ, हम जोड़ नहीं पाए। लेकिन अगर आप देखें 2021-22 के बाद से, खासकर कोरोना और कोविड के बाद से, धीरे धीरे इनके भ्रष्टाचार के, आम आदमी की बातें सामने आने लगी। लोगों को एहसास होने लगा कि जिस दिल्ली की उनको आदत थी वो अब दिल्ली उन्हें दिख नहीं रही है। हवा में गंदगी दिखने लगी, सड़कों में गड्ढे दिखने लगे। जिन अस्पतालों की ये बात करते थे वो कोविड में फेल होते दिखे, उसके बाद बने नहीं। जहां हमको ये बार बार कहते थे कि इतने हमने क्या क्या फ्लाईओवर बना दिए, कहीं बनते दिखते नहीं थे। तो हर एक कदम पर इनको वो दिल्ली दिखी जो दिल्ली इनकी आदत इनको नहीं थी। तो स्वाभाविक है अपने अंदर में जो करंट सरकार थी, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, या उसके प्रति एक निराशा का भाव लोगों में आने लगा। और जब उनके प्रति निराशा का भाव आता है और निराशा का भाव किसी चीज की तुलना में आता है, तो तुलना में जो बेहतर लगता है वो प्रमुख रूप से, हाँ, विकल्प की नहीं मैं बात कर रहा, पुरानी तुलना, तो फिर वो विकल्प बनने लगता है। तो कांग्रेस मुझे लगता है अपने आप से एक लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में, क्योंकि जब आप कहते हैं शीला जी की दिल्ली, आप कहीं चले जाओ, आप भी मानेंगे, लोग बात करते हैं कि भाई सब काम तो तभी हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो और शीला जी क्या थी, कांग्रेस की नेता थी ना। तो मुझे लगता है कांग्रेस को तब से थोड़ी ताकत मिलने लगी। हम लोग 2-3 साल से कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई साहब लोग बहुत बात कर रहे हैं, मैडम की बहुत बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को बल मिला और थोड़ा थोड़ा हमारा वर्कर दोबारा जुड़ने लगा। वर्कर जो एक तरीके से असहाय सा महसूस करता था, निराशा कि उसमें था, वो जब जुड़ा है तो आप देखिएगा हमें पिछले 3-4 महीने से एक अच्छा मोमेंटम दिखने लगा है। क्या अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है? देखो, कट्टर ईमानदार तो कतई नहीं है, कहीं से भी नहीं है। और देखो, कट्टर ईमानदार तो बड़ी अजीब चीज है। मैं एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा। कल को मैं एक अवार्ड इंस्टीट्यूट करूं, मोस्ट डैशिंग मैन ऑन द वर्ल्ड, और अपने आप को दे दूं, तो आप क्या कहेंगी? मनी कहेंगे ना कि संदीप पागल हो गया है ना। तो भाई साहब, आपने खुद ही कह लिया कट्टर ईमानदार, खुद ही अपने आप को तमगा डाल लिया। किसने कहा था आपको कट्टर ईमानदार? अरे आप कहते ठीक है भाई, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, हम सब कहते हैं हम ईमानदार हैं, हमें निष्ठा है। बार बार जो व्यक्ति अपने आप को तमगा देता फिरता है, उसको शायद संदेह होता है कि मेरी असलियत बाहर ना आ जाए। हमें तो बहुत पहले से खबर आने लगी थी कि बहुत गड़बड़ियां चल रही दिल्ली सरकार में, लेकिन सीधे उसमें मुख्यमंत्री का हाथ है या नहीं, ये बाद में उजागर होने लगा। तो एक बात तो है कि कट्टर ईमानदार तो कहीं से नहीं है। कितने बेईमान है, कितने नहीं है, कोर्ट तय करेगा, हम लोग आप लोग नहीं तय करेंगे। लेकिन हमारे पास जो इस समय साक्ष्य हैं, जिस जगहों पर वो निर्णय हुए, जिन केसों में ये फंसे हुए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो या ये साधारण 4 गुना बनती हुई एक शीश महल की इमारत हो या जो भी चीज हो, हर जगह मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर, चाहे किए हुए ना भी हों, तो उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के हस्ताक्षर इन सब में दिखते हैं। तो ये तो है कि हो सकता है भ्रष्टाचारी है। क्या कांग्रेस को ये आइडिया तब नहीं था जब पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर सरकार बनाई? क्या ये आइडिया तब नहीं था जब चंडीगढ़ में साथ लड़े? क्या ये आइडिया तब नहीं था जब लोकसभा में भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ी? तो क्या केजरीवाल की छवि तब एकदम साफ थी, तब कांग्रेस को नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता है 2013 में या 14 में कोई भी मानता था कि ये भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेरा मानना अलग था। ठीक है, 2013 की पिक्चर के लिए आप कह सकते हैं, अलग बात है। लेकिन लोकसभा में देखो, वो भी 19 में नहीं किया हमने आकर 24 में किया। 24 में कुछ परिस्थिति अलग थी।
ये क्या था कि हम लोग समझ रहे थे कि 10 साल जो मोदी का राज हुआ है वो देश हित में नहीं है, उसको बदलना जरूरी है। तमाम विपक्षी दल भी राहुल जी की न्याय यात्रा के बाद समझ लो एक स्वर में बोलने लगे थे। 2019 में वो हाल नहीं था, काफी हद तक उनके बारे में लोग बात करने लगे थे। तो अगर हम बात करते हैं कि राहुल जी की न्याय यात्रा का वो समर्थन कर रहे थे, तो मान लो कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के साथों खड़े हुए थे। वो भी वही भाषा बोल रहे थे, कोई अपने प्रांत में, कोई देश में, कोई अपनी अपनी जगहों पर। ठीक है। उसमें केजरीवाल ने भी समझ लीजिए उसी बांसुरी के साथ साथ अपना भी बांसुरी बजाई और ये कहने भी लगे कि नहीं, राहुल जी के नेतृत्व में हम काम कर लेंगे। इनके साथ बहुत से दल हैं जो इनको बहुत पसंद करते हैं, तृणमूल है, समाजवादी है, एनसीपी है। तो उन सब ने शायद कहा कि नहीं भाई, एक कॉमन फ्रंट कर लो। और दिल्ली में अगर आप देखो तो दिल्ली में बहुत सा ऐसा वोटर है जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट देना चाहता था। वो आप दोनों में बटा हुआ है, कांग्रेस का भी है, आम आदमी का भी है। और पार्लियामेंट में वो ज्यादातर कांग्रेस को देता है, जैसे हमने 2019 के चुनाव में देखा। तो उनको लगा कि अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो हमारा वोटर विवश हो जाएगा एक या दूसरी साइड को चुनने के लिए, उसमें उसकी एकता टूटेगी। तो इस कारण से क्योंकि हम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी हटे प्रधानमंत्री के रूप में, हम लोग एक साथ आए। और दिल्ली सरकार में जब हम आते हैं तो ठीक उसके विपरीत जो है तर्क बनता है। तर्क ये है कि जैसे हम मानते हैं कि मोदी जी देश के लिए अच्छे नहीं है, देश के हित के लिए अच्छे नहीं है, दिल्ली सरकार में उसी तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने की अगर किसी की जिम्मेवारी है तो केजरीवाल की है। और इसलिए हमारा ये राजनीतिक कर्तव्य भी बन जाता है और हमारा ये काम भी बन जाता है कि हम केजरीवाल को हटाएं, उसके खिलाफ लड़ें। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं आई और आपको, क्योंकि आपने कहा कि केजरीवाल ने बर्बाद किया है दिल्ली को, तो ऐसी सिचुएशन आई तो क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी दिल्ली में? देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे हिसाब से जो आएगी वो आएगी कि आम आदमी पार्टी इस पोजीशन में होगी कि किसी दूसरे का समर्थन करे। उसके क्या पास आप करेंगे? मैं कह रहा हूं उसके पास होगा कि वो किसी को समर्थन दे तो सरकार बने। मेरा ये मानना है कि किसी भी स्थिति में हम नंबर 1 रहेंगे। बीजेपी, जब आप हाइपोथेटिकल की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में होगी जो कांग्रेस थी 2013 में, कि उसे किसी को समर्थन देना पड़ेगा। तो शायद ये सवाल आप उनसे पूछें। ठीक है, आप बेसिकली कह रहे हैं उनका आपस में जोड़ चल रहा है, पर नहीं, मैं ये कह रहा हूं उनसे पूछें वो किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, खासकर आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरीके से बीजेपी की बी टीम की तरह दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दीजिए ये पूछने के लिए और फिर आप खुद ही उत्तर देने के लिए कि भाई बी टीम क्या होती है। हम मानते हैं कि बी टीम वो होती है जो अपने ऐसे काम करती है जिससे ए टीम को मदद मिले, ए टीम की राजनीति में मदद मिले या ए टीम को चुनाव में मदद मिले, ए टीम की मदद करे। ठीक है। अब आप देख लीजिए पिछले 5-6 साल में कहां जाकर आम आदमी चुनाव लड़ी है। और याद रखिए ये नेशनल पार्टी है, इसका मतलब है इन्हें तो देश भर में लड़ना चाहिए। ठीक है। ये जाते हैं उत्तराखंड, उनके कारण कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है। ये जाते हैं हिमाचल, हमारी कई सीटें हरा देते हैं। वो दूसरी बात है कि हम जीत जाते हैं लेकिन उस मेजॉरिटी से नहीं जो लोगों को अपेक्षा थी। हरियाणा में भी साथ मिलकर, हरियाणा में भी ये जाते हैं, हमारी सीटें हरवाते हैं, गुजरात में हमारी सीटें हरवाते हैं। तो आप कह रहे हैं बेसिकली आम आदमी पार्टी बीजेपी की, आप चलो मैं कहता हूं, लेकिन दूसरी साइड भी देख लीजिए। ऐसी जगह बताइए जहां कांग्रेस गई हो और बीजेपी को जिताया हो। तो हम अगर बीजेपी की बी पार्टी होती तो कहीं ना कहीं हम बीजेपी की मदद करते तो दिखते। ये तो हर जगह बीजेपी की मदद करते दिखते। और इस तर्क से मैं कहता हूं कि फिर कोई बताए बी टीम कौन है। बी टीम तो वही हुई जिसने मदद की। ठीक है सर, घूम फिर के फिर सवाल वही आ जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक फोरफ्रंट किसी भी पार्टी का पिक्चर दिखाने का कि आप क्या काम कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे, वो होता है जहां पे उसकी सरकार होती है। तो बेसिकली दिल्ली के लिए आप मानेंगे कि आम आदमी पार्टी का रिफ्लेक्शन है आप कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देना, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो अभी भी इंटैक्ट है, अगर कल को दोबारा चुनाव हो जाए, सेंटर गवर्नमेंट ना चले, लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो इंडिया गठबंधन साथ है, क्या साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये नहीं कह सकते उस गठबंधन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और देखिए, जब हम इंडिया गठबंधन के लोकसभा स्तर की बात करते हैं तो वहां हम अरविंद केजरीवाल के काम की बात नहीं कर रहे। इनके जो इन्होंने एक मिथ्या बना रखी है अपने स्कूलों की, वो मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है। वहां ये जो झूठ बोलते हैं फ्लाईओवर, उस झूठ की चर्चा नहीं हो रही है। शराब घोटाले की चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम लोकसभा के चुनाव में रेलेवेंट नहीं है। और आप देखो, इन्होंने भी एक स्तर के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये कहना बंद कर दिया था कि मुझे वोट दो। ये यही कहते थे कि मुझे वोट दो, मैं जेल से बाहर रहूंगा।
ठीक है। ये भी मानते थे कि इनके मुद्दे लोकसभा में नहीं चलेंगे, और हमारे लोग भी हैं जो हमेशा लोकसभा में अलग मुद्दों पे लड़ते हैं और विधानसभा में अलग मुद्दों पे लड़ते जब हैं। पार्टीज अलायंस करती हैं तो क्या पार्टीज बहुत इजीली पुरानी बातें भूल जाती हैं? क्योंकि नहीं। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस को रिप्लेस करके सत्ता में आई थी, कभी शीला दीक्षित को हरा के केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बहुत सारी बातें कही गई थी जो ऑफ कोर्स आपको तो सबसे ज्यादा हिट करी होंगी जी। उस समय में भी, और अभी भी याद रहती होंगी। तो क्या वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं जब हम अलायंस करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अलायंस में नहीं, इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारा, मैं अपना अनुभव भी बताता हूँ। एक अनकंफर्टेबल अलायंस था, मतलब बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से खुश नहीं थे। कुछ जगहों पे तो क्या है कि बहुत से आम आदमी पार्टी के लोग तो कांग्रेस से गए, तो उनसे जब बातचीत होती थी तो ठीक था, एक था कि नहीं भाई हम एक दूसरे के साथी हैं, हंसी मजाक भी चल जाता था, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती थी। लेकिन जब उसमें कोर आम आदमी पार्टी के लोग आते थे तो वो आपस में सामंजस्य या वो आपस में संबंध नहीं थे जो शायद किसी दो दल के जो एक अलायंस में हैं एक साथ उनके होने चाहिए। ठीक है, अलायंस था, वोटर काफी हद तक अलाई हो गया। उसने जहां आम आदमी को देना था, कांग्रेस नहीं थी, आम आदमी को दे दिया। जहां कांग्रेस को देना था, आम आदमी नहीं थी, उसने बीजेपी कांग्रेस को वोट दे दिया। वोटर शायद जुड़ गया, कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता उस तरह जुड़ पाए। 2013 में जब अलायंस हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो अभी हाल फिलहाल का एक अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि हमने कांग्रेस से अलायंस इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने हमारे लिए एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू एक माहौल बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो हम तो ऑफर कर रहे हैं, आप सरकार बनाइए, अगर आपने जो वादे किए आप पूरे करके दिखा सकते हैं तो आप बेशक सरकार बनाइए। तो कांग्रेस ने बेसिकली चैलेंज किया, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हाँ हमने जो वादे किए हम पूरे कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए हमने कांग्रेस से हाथ मिलाया। क्या ठीक ऐसा है है? साहब, कुछ भी माहौल बना लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, हमारे पास 8 सीटें थी, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ आम आदमी थी। अब आम आदमी इस तरीके की भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाएगी, खुद भी सांप्रदायिक राजनीति करेगी, हर चीज में झूठ बोलेगी। मुझे कुछ ज्ञात था, कुछ लोगों को और था, सामान्य जन को, जैसे आपने कहा कि 13 में इनकी रेपुटेशन अलग थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनने देते? और ऐसा नहीं था, हमको सरकार चाहते थे कि कोई ना कोई सरकार बने। तो क्योंकि आपने देखा होगा, मूलतः कांग्रेस का हमेशा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा से जुड़ी पार्टियों को कम मौका मिलना चाहिए, या हम कम से कम कोशिश करें मौका नहीं मिलना चाहिए सरकार बनने का। तो इसीलिए हमने ऑफर किया। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने तमाम नाटक किया, हमको तो मालूम था। मैं आपको बताऊं, उसी दिन जब शाम को आया कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मैंने उसी दिन कह दिया, मैंने कहा शुरू हो गया नाटक। तो लोग मुझसे 2-3 पूछने लगे, जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, भाई साहब आप ऐसे कहते हो? मैंने कहा आप देखना, इसकी एक नाटक नहीं है, कई नाटक होंगे। मैंने उनको उस समय भी बताया, जैसे उन्होंने कहा, मुझे वो बात कर रहे थे और उस समय कह रहे थे कि नहीं साहब, जैसे भाई साहब इन्होंने क्राउड फंडिंग की है। मैंने कहा देख लेना, सत्ता में आके 5-6 साल होने दो, जब धन कुबेर हो जाएगा तो कोई क्राउड फंडिंग नहीं होगी। और आप देख लीजिए, पिछले 4-5 साल में एक भी क्राउड फंडिंग की अपील नहीं आई है। खासकर शराब घोटाले के बाद ये नहीं कहीं जाते फिर रहे। अब स्टेटमेंट भी देना बंद कर दिया कि हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। कम से कम पहले ये बहाना करते थे। मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कुछ लोगों को तब भी इनकी सत्यता पता थी, लेकिन बड़े स्तर पर हो सकता है लोगों को लगाओ नहीं भाई एक नई पार्टी आई है, सब लोग कह रहे थे वैकल्पिक राजनीति है, ये सही में सत्ता बदल देंगे, गांधी जी हैं, कोई उनको अगली क्या फ्रीडम मूवमेंट बताते थे। अब ये सब कहते थे लोग, तो ठीक है भाई, कांग्रेस ने भी उसके सामने कहा चलो ठीक है। दिल्ली के चुनाव की अब तो तारीखें भी आ गई हैं, पर लेकिन उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आके पिटारा खोल दिया। और अरविंद केजरीवाल तो बता ही रहे हैं कि कब से फ्री बिजली, पानी, महिलाओं के लिए यात्रा, 2100 रुपए, सब उन्होंने तो खोल के रख दिया, हम सब दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। कांग्रेस क्या दिल्ली की जनता से वादे कर रही है? क्या आप लोग का विजन है? क्या करने वाले हैं अगर सत्ता में? देखो हमारी 3 चीजें हैं। एक तो यह है कि जिस दिल्ली के लिए लोग लालायित हैं, शीला जी वाली दिल्ली, उस तरह की दिल्ली हम फिर से बनाएंगे। आज के संदर्भ में, आज के संदर्भ में क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह से हवा को हम साफ कर सकते हैं, किस तरह नए अस्पतालों की जरूरत है, बेहतर स्कूलों की, यूनिवर्सिटियां जैसे कोई नहीं बनी, नई यूनिवर्सिटीज को लाने की। तो वो 7-8 चीजें जो शीला जी के समय जानी जाती थी, उनको आज के कॉन्टेक्स्ट में वापस लाना। दूसरा यह है कि क्योंकि कुछ हमारी और कल्याणकारी स्कीम्स रही हैं और राज्यों में,
जैसे हमारी जो कल महिला वाली योजना आई वो हम कर्नाटक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक अब है। मुझे लगता है कि कल या परसों में जो हम 25 लाख का बीमा दे रहे हैं राजस्थान में, बड़ा अच्छी स्कीम रही है हेल्थ का बीमा, को बीजेपी वाले भी मानते हैं कि बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है, उसको दिल्ली में हम प्रॉमिस करेंगे। ऐसे करके 2-3 और चीजें जो एक वेलफेयर स्कीम की चीजें मानी जाती हैं। और तीसरा ये भी है कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं, कोई कितनी भी खराब सरकार हो, हर खराब सरकार भी 2-3 अच्छे काम करती है जो लोकप्रिय होते हैं, जैसे इनका ये फ्री बिजली का, फ्री पानी का है। और अगर लोग चाहते हैं कि नहीं, हमको जो सब्सिडाइज 100% मिल रहा है उसमें बदलाव ना आए, तो हम कहेंगे ठीक है, वो भी हम 2-4 चीजें कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमारे लिए वो इसमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि शीला जी के समय भी बिजली समझ लीजिए 60-65% तो तब भी सब्सिडाइज होती थी। इन्होंने तो केवल 200 से नीचे और 300 से नीचे वाले वर्ग में 65 या 70% की सब्सिडी को 100% कर दिया। जैसे 2 रुपये 70 पैसे एवरेज यूनिट आता था, आपको 200 के नीचे यूनिट के नीचे पीछे 1.5 या 1.10 पे मिला करता था। तो 60-70% सब्सिडी तो तब भी थी। पानी में करीबन 90% सब्सिडी थी, उसको इन्होंने एक्सटेंड किया। तो ये 3 रहेंगे। शीला जी वाली दिल्ली को आज के संदर्भ में लोगों के सामने लाना, डिटेल्स आएंगे, अच्छे नए वेलफेयर के, रिलीफ के काम, सहूलियत की चीजें लोगों के सामने देना, और ये भी वायदा करना कि जो आपको पुरानी सरकार में अच्छा लगता था वो तटस्थ रहेगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके बनाए हुए दिल्ली के स्कूल्स और हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ यूएस के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर होती है। अब कहाँ होती है, क्या नहीं होती, ये तो नहीं मालूम है। ये भूल गए कि 2012 में स्वयं टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को कहा था कि दिल्ली के स्कूल सबसे बेहतरीन है। और 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको एक दिखा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल ऐसे हैं कि इस देश के हर स्कूल को इसी की तरह बनना चाहिए। तो हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की तारीफ की जरूरत नहीं है। शीला जी के समय की शिक्षा व्यवस्था को बिना ढोल पीटे सुप्रीम कोर्ट ने और यहीं के जर्नलिस्टों ने दुनिया की और कम से कम देश की सबसे बेहतरीन व्यवस्था बताया। मैं उन्हीं का एक स्टेटमेंट और कोट कर देती हूँ। उन्होंने बोला कि जब मैं सरकार में आया भी नहीं था, हमने आम आदमी पार्टी बनाई भी नहीं थी, उस समय भी जब मैं ग्राउंड पे काम कर रहा था, झुग्गियों में काम कर रहा था, जब मुझे लोग ये बोलते थे, उस टाइम पे ये हवा चली हुई थी कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दो, हेल्थ केयर प्राइवेट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, क्योंकि सरकार से नहीं संभलेगी। मैंने सोचा सरकार नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो बेसिकली उस टाइम सेंटर में भी आपकी सरकार थी, उस टाइम दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, तो सीधा सीधा कह रहे थे कि आप तो सब प्राइवेटाइज कर देना चाहते थे। तो बेसिकली अब भी अगर आपकी सरकार आई तो आप तो कह दो कि सब इधर उधर टेंडर। देखो साहब, जिस आदमी ने, मुझे लगता है, कभी जिंदगी में सच ना बोला हो, उसका क्या विश्वास करें। अभी आप देखिएगा आने वाले समय में मैं इनके तमाम झूठों को, कोई 100-125 मैंने कंपाइल किए, लिस्ट बड़ी लंबी बन रही थी, तो आदमी ऊब जाता है एक ही चीज को रिपीट कर करके। मैंने तो कभी जिंदगी में केजरीवाल को सच बोलते नहीं सुना। और कभी आप आंकड़ों की बात करेंगे तो आप खुद चकित रह जाएंगे कि यार आदमी इतना भी उस तरफ बोल सकता है। ना कोई प्राइवेटाइज करने का था, जहां प्राइवेटाइज करना था, जहां फायदा हुआ, उसका मैं उदाहरण भी एक आपको देता हूं। मेरे पास एक कागज है 2018 की दिल्ली पावर डिपार्टमेंट की वेबसाइट का मुख्य कागज, ठीक है, उसमें सिसोदिया जी की तस्वीर चिपकी हुई है। वो वेबसाइट का अगर आप पहला पेज पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि दिल्ली में क्रांतिकारी परिवर्तन बिजली में इसकी डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ सिंस 2002। ठीक है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये डिजास्टर्स कदम हुआ, ठीक है, आप वो खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जाने के पहले देता जाऊंगा। फिर उसमें लिखते हैं कि ये सिंस 2008 जब ये प्राइवेटाइज हुआ तो 2018 दिल्ली सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया बचाया है हर साल में, यानी 3,000 करोड़ रुपया। अब आप समझ लीजिए, जो 3,000 करोड़ रुपया साल का बचता है, उसी से ये 2200-2400 करोड़ की जो सब्सिडी देते हैं वो करते हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन गलत है, इन्हीं की सरकार की वेबसाइट उसकी तारीफ करती है और कहती है कि दिल्ली की जितनी पावर व्यवस्था ठीक हुई है वो उस प्राइवेटाइजेशन के कारण हुई है। ये कहते हैं कि उस प्राइवेटाइजेशन के कारण चोरी कम होती है, उस प्राइवेटाइजेशन के कारण ही आज हम 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। इनकी वेबसाइट तो क्रेडिट देती है शीला जी को, और ये आपको कुछ और कहानी बताते हैं। मैं तो कभी कभी मानता हूं कि पता नहीं क्या है, मतलब एक होता है ना कोई व्यक्ति जो समझ नहीं पाता है, कभी कौन सा सच बोलता है, कभी कौन सा सच बोलता है। तो अब क्या है इनकी हालत मैं नहीं जानता, बट आप ही गिन लो। दिल्ली के ट्रस्टेबल नेता कौन लगते हैं आपको आम आदमी पार्टी में से? आम आदमी पार्टी में ट्रस्टेबल नेता अगर ट्रस्टेबल होता तो आम आदमी में नहीं जाता। कोई भी जो 2-4 थे वो भग गए वहां से। वो अभी हाल फिलहाल में मैं एक आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं सिटिंग और उम्मीदवार भी हैं, उनसे मैं बातचीत कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस में कोई है ही नहीं, सब बीजेपी में चले गए हैं, तो कांग्रेस के पास कैडर ही नहीं है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग नहीं है। भाई देखो, ऐसा है कि अगर कांग्रेस के पास कैडर नहीं है तो आम आदमी पार्टी इतनी हमसे डरी घबराई क्यों है? आप देखो,
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी कांग्रेस का नाम लेते हैं, कभी मेरा नाम ले लेते हैं, कभी अजय माकन जी का नाम ले लेते हैं। रोज मतलब ये कोई भूत हमारा है क्या जो इससे डरे हुए हैं? कल संजय सिंह कहते हैं कि साहब अजय माकन और संदीप दीक्षित ने क्यों नहीं कुछ कहा उसके रमेश भिदोड़ी के अरे अगर हम इतने निकम्मे हैं, इतने जीरो हैं, तो आपको तो हमारी बात ही नहीं करनी चाहिए। भाई नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो खड़े हो रहे हैं, आप उनके बारे में सवाल पूछोगे? मैं उनके बारे में सवाल पूछूंगा? नहीं, क्योंकि हमको लगता है आज की स्थिति में मे बी 30 दिन में वो जीत जाए, कोई भी जीत सकता है जमहूरियत पे, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन आप नाम तो उन्हीं का लेंगे ना जिसको आप थोड़ी बहुत शक्तिशाली मानते हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू डोंट फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता। रोज तुम हम पे हमला करते हो और फिर कहते हो हम रेलेवेंट नहीं है, खुद ही आप विरोधाभासी बात करते हो। भाई सीधी सीधी बात है ना, हमसे घबराए हुए हो आप, तभी आप ये सब कहते हो कि हमारा वर्कर कहां चला गया, हमारा नेता कहां चला गया। भाई समाजवादी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है, हम तो उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में क्या कर रही है, किसी को इंटरेस्ट नहीं। एनसीपी का दिल्ली विंग क्या कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो आप तो कहते हो हम उसके बराबर पार्टी हैं, तो हमारी चर्चा क्यों करते हो? ठीक है, नई दिल्ली सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं सवाल पूछूंगी। अरविंद केजरीवाल ने जब लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचा, उन्हें लगा होगा शायद उस समय कि वो सीट जीत सकते हैं। ऐसी कुछ लोकप्रियता दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की रही है। तो क्या आपने पूरा सोच समझ के इस सीट को चुना है? क्या आपको पूरा यकीन है कि नई दिल्ली सीट से आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, पहली चीज तो जिस तरीके का कार्यकाल इनका रहा है एज अ मुख्यमंत्री, इनको हराना दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। और इनके झूठ को और इनके फरेब को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोज करना, उजागर करना बहुत जरूरी है। तो एक तो वो मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, क्योंकि कैंडिडेट हूं, अपनी बात कहता हूं। आज कम से कम लोग मेरी बात सुन रहे हैं, माने ना माने वो इंसान जाने, मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 30 दिनों में इनके तमाम जितने क्लेम्स हैं विकास के, उसको मैं धराशायी करूंगा। एक मेरा वो ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनने लायक, वो तो दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री बन नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण, लेकिन जो आज मुख्यमंत्री बनने लायक तो ये है ही नहीं, मेरे हिसाब से विधायक बनने लायक भी नहीं है। मेरा जो पिछले 15-20 दिन में लोगों से सरोकार हुआ है नई दिल्ली में, इनके प्रति एक विधायक के रूप में बहुत ज्यादा निराशा है। कोई काम नहीं किया है, कोई प्रेजेंस नहीं है। तो मेरा ये कि ये दोनों हमारे लिए अच्छी राजनीतिक मौके भी हैं और राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। इनको, इनकी गलतियों को, इनके झूठ को, इनके फरेब को उजागर करना और इनको नई दिल्ली से हराना। और इसलिए मुझे लगता है मेरा यहाँ लड़ना एक, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्साइटिंग या ये मजेदार एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक अच्छा संघर्ष है। क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं ये चीज फेस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास बहुत क्लियर चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी का, और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी अपना उम्मीदवार हर बार रख रही है, तो लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव क्लियरली नजर नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है, हमको पता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं तो हम अरविंद केजरीवाल को सीएम बना रहे हैं। हालांकि बहुत सारे राज्यों में नहीं किया जाता है, पर क्या दिल्ली में ऐसा ये स्ट्रैटेजी वर्क करती कि हम पहले से अपना उम्मीदवार रखते? क्या कांग्रेस ने इसके बारे में नहीं सोचा? देखिए, दोनों चीजें चलती हैं। 2014 में हुड्डा जी बहुत तगड़े फेस थे, बीजेपी ने हमको हरा दिया। उस समय कोई खट्टर जी है किसी का नाम नहीं था। तो कभी कभी होता है, नाम बिल्कुल बदल जाते हैं। पंजाब में ये लोग बहुत देर में मान का नाम लेकर आए। तो कभी चेहरा फायदा करता है, कभी नहीं करता है। इस समय मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, वो एक बोझ की तरह उन पर बन गया है। तो मुझे लगता है कि उनका चेहरा प्रोजेक्ट करना उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी राजनीतिक इंटेलिजेंस नहीं बताती है। पर लेकिन वो तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट कीजिए, आप मुझे ईमानदार देखिए, पहली चीज तो लोगों का ईमानदार समझना कोई क्राइटेरिया नहीं है ईमानदारी का। ईमानदारी कोर्ट तय करता है, इंसान नहीं तय करता है। क्योंकि लोग तो, हमने देखा है राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत बेईमान लोग भी इलेक्ट हो जाते हैं और बहुत ईमानदार लोग भी हार जाते हैं। तो चुनाव इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है दिल्ली का चुनाव, तो क्या आप इस सीएम रेस में अपने आप को देखते हैं? नहीं, देखिए, सीएम रेस में जो भी होगा वो हाईकमांड तय करेगी। हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है। या कोई जैसे सिंगल कोई बहुत बलशाली नेता हो, एकदम प्रमुख नेता हो, जैसे मैंने अभी हुड्डा जी का नाम लिया था, अभी हरियाणा के चुनाव थे, तो सबको लगता था, हरियाणा के भी लोगों को लगता था कि अगर सरकार बनेगी तो हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिना कहे। तो वो तो होता है कि चॉइस बाय वर्च्यू की आप चॉइस है। दिल्ली में अभी कोई ऐसा क्लियर वो नहीं है कि कौन हमारा चॉइस बनेगा। जो भी है हाईकमांड तय करेगी। ठीक है,
एक बिग पिक्चर में हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं दिल्ली में, दिल्ली चुनाव के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत अग्रेसिवली चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो अभी उस तरह से मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, या और आना चाहिए, या आने वाले दिनों में क्या प्लान है कि वो दिखाई देने वाले हैं? देखो, एक तो आपने देखा होगा साल भर से राहुल जी कई कई जगहों पे गए हैं। यात्राएं कर रहे कभी हैं। बढ़े के पास गए हैं, कभी ऑटो वालों के ठीक पास है। गए हैं। तो वो एक अपनी तरीके से एक दिल्ली के कई विषयों को उजागर करते रहे हैं। प्लस हमारा देखो और पार्टियों से एक अलग स्थिति थी, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, आपने भी कहा था कि पार्टी टूट सी गई थी, कार्यकर्ता बिखर सा गया था, बहुत से लोग चले गए थे। तो हम उस स्थिति में नहीं थे कि बड़े लीडर आकर हमको एक मंच पे आ सके। तो हमने पिछले 3-4 महीने से, और इसलिए हमारे कुछ लोगों के कैंडिडेट बने, कार्यकर्ता इकट्ठा किया, उसको जोड़ा। बहुत से साथी थे, किसी का फोन नंबर नहीं था, किसी का पता नहीं था आम आदमी में है कि हमारे पास है, कुछ को हम वापस लाए। जब बिखरता है तो ये सब हो जाता है ना। जैसे पैंडेमिक के बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत सी दोस्त बिखर गए, बहुत से लोग बिखर गए, फिर जोड़ना पड़ा। हम एक तरीके से उसी बड़ी समझ लो पॉलिटिकल महामारी से गुजरे, तो पार्टी बिखर सी गई थी। तो अब हम इस तरीके इस स्थिति पर आ गए हैं कि अगर जब हमारे बड़े बड़े नेता अब आएंगे तो हम इनको एक उचित मंच दे पाएंगे, कार्यकर्ता उनके लिए भीड़ सजो सकेंगे, लोग उनकी बात सुनेंगे। आज हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे लीडर की बात घर घर ले जाएंगे। नहीं तो सिर्फ लीडर आए, कोई बात कहे और संगठन ना हो और जमीन पर कार्यकर्ता ना हो तो व्यर्थ नहीं होता है वो। आज हम उस स्थिति पर आ गए हैं और इसलिए आने वाले कुछ समय में हमारे सीनियर लीडर्स अब आएंगे। दिल्ली का एक प्रॉब्लम है, खासकर जब आप आम आदमी पार्टी के किसी नेता से बात करें तो वो कहते हैं कि एलजी ने हमारा काम रुकवा दिया, वो कहते हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। तो क्या दिल्ली की जनता सफ़र करती है इस वजह से, क्योंकि बहुत आसान है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना, दिल्ली सरकार ब्लेम डाल देती है सेंटर के ऊपर, सेंटर ब्लेम डाल देता है दिल्ली सरकार के ऊपर। क्या पूर्ण राज्य होना चाहिए आपको लगता है? क्या मांग ये आप रखना चाहते हैं, या फिर कुछ पावर्स में बदलाव होने चाहिए? क्या प्रॉपरली दिल्ली के लोगों को वो सारी फैसिलिटीज सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत ईजी है ब्लेम गेम खेलना? नहीं, देखिए ऐसा है, ये ब्लेम गेम आसान नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल का बहाना है। इसके पहले भी तो सरकारें थी, वो क्यों नहीं लड़ती थी? मैंने तो कई बार उदाहरण दिया है कि बहुत सी ऐसी चीजें थी, शीला जी के समय भी दिक्कत होती थी, सुलझा ली गई थी, बहुत चीजें सुलझ गई। थोड़ा समय लगता है। आप समझो कि आप अभी फाइल साइन कर दो, पूर्ण राज्य में क्या होता है, अभी मुख्यमंत्री ने साइन कर दिया, वो लॉ बन गया। इसमें क्या है कि ठीक है एलजी के पास जाएगा, एक आध महीने रख लेगा, आप उससे जाके बात कर लो। भाई केजरीवाल से क्यों खराब रिश्ते सब एलजी से हुए हैं, इनके क्यों खराब रिश्ते सारे चीफ सेक्रेटरी से हुए हैं। चलो एलजी छोड़ दो, सारे अपने चीफ सेक्रेटरी से ही झगड़ा इनका हो जाता है। आधे से ज्यादा काम नहीं करने देते हैं। किसने कहा, किस चीज में काम नहीं करने देते? वो कहते हैं, मैं कहता हूँ सीसीटीवी लगवा दो, नहीं लगवाते हैं, मुझे धरने पे बैठना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि आपने इतने सीसीटीवी के, भाई एलजी साहब ने 2-3 बार फाइल रोकी। एक बार जब ये बस कर रहे थे, पता चला कि एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे खरीद रहे थे, उन्होंने इन पे सवाल पूछा, फाइलें वापस भेजी, फिर क्यों नहीं खरीदा? अभी मैं आप गया था सवेरे एक झुग्गी क्लस्टर में, झुग्गी क्लस्टर में लोग बता रहे थे कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, 2019 में अत्यंत गरीब लोग हैं उस झुग्गी क्लस्टर में। ठीक है। उन्होंने हर शेड्यूल कास्ट से 32,000 रुपए और हर जनरल कैटेगरी से 1,40,000 रुपया डोसिब, जो दिल्ली सरकार की संस्था है, उनसे लिया उनको घर देने के लिए। गरीब आदमी से 32,000 कम नहीं होता है, और 1.5 लाख रुपया नॉन जनरल से उस झुग्गी क्लस्टर में लिया 200 लोगों से 1919 में, ये कह के कि हम आपको घर देंगे। उसके बाद 5 साल हो गए, घर नहीं दिया, कहते रहे कि हमको प्राइम मिनिस्टर जो है घर अलॉट नहीं करने दे रहा। तो मैंने जरा डिटेल पता की, वहीं मैं बैठा था, तो मैंने कहा साहब डोसिब ने तो 70,000 घर बनाए थे सावधा घेड़ा में, घोघा में, नरेला में, उन घरों का क्या हुआ? वो घर आधे से ज्यादा तो खंडहर हो गए। हमने उन लोगों को वो वीडियो भी दिखाई, तो उनका हिसाब जब हमने पूछा तो कहने लगे एलजी नहीं अलॉट करने दे रहा, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता, डोसिब तो दिल्ली सरकार की संस्था है, उस पर एलजी का क्या लेना देना है? तो जब मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल सकता है कि अपनी संस्था के आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि और फाइलों में ये सच बोल रहा है? भाई कौन सी इसकी फाइल? मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी है, खराब आदमी है, पर उदाहरण तो दे कि इनकी कौन सी स्कीम है, कौन सी कल्याणकारी स्कीम है जो उन्होंने रोकी है, कहां रोका है, किसको रोका है? देखो इन्होंने फर्जी भाड़े में, आपने देखा 8-10 हजार लोगों को नौकरी पे भर लिया, जो वॉलंटियर्स भरे। कहीं भी हिंदुस्तान में 2-2 लाख के वॉलंटियर्स बिना किसी रिक्रूटमेंट के, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। आप तो सरकार को जानते हो कि 1 रुपया नहीं खर्च होता सिस्टम के बिना। उनको अगर एलजी निकाल देता है तो तुम्हारे भ्रष्टाचार को हटा रहा है। अब तुम आम आदमी के लोगों को सरकारी तनख्वाह पे चलाओ
और उसको एलजी मना कर दे, तो काम मना क्या कर रहा है? वो तो सही काम कर रहा है ना। जो काम कोर्ट को करना चाहिए या किसी जागरूक नागरिक को करना चाहिए वो एलजी ने किया। वो तो शुक्र है आपको जेल में नहीं डाल दिया उस स्कीम में। जब आपने 800 करोड़ का शराब घोटाला किया तो मना किया क्या नरेंद्र मोदी जी ने या एलजी ने? मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब करना होता तो सब कर देते हैं। जो कमरे, आधुनिक कमरे, और मैं आधुनिक कमरे की आप चाहो तो आपको फोटो दिखा देता हूं। लोग मानते हैं कि आधुनिक कमरे स्कूल में केवल केजरीवाल ने बनाए, ये 2008-9 से दिल्ली सरकार में बनने लगे थे। बिल्कुल उसी तरीके के कमरे शीला जी बनाती हैं 7 लाख रुपए में, तुम बनाते हो 24 लाख रुपए में, 4 गुना या 3 गुना के ऊपर में, तब तो तुम्हें एलजी ने मना नहीं किया। तो जहां तुम्हें गड़बड़ी करनी है वहां तो कोई एलजी की दिक्कत नहीं है, और जहां तुम काम नहीं करना चाहते, तुम्हारे पास पैसा नहीं बचा है, तुम्हारे पास बजट नहीं बचा है, छोड़ दो एलजी पे। तो इसके जितने ये बहाने हैं कि मुझे एलजी काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है सरासर झूठ बोल रहा। एक आध काम हो सकता है एलजी ने रोका हो, शीला जी के समय भी एलजी ने बहुत रोका था। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे एलजी साहब थे, हमारी नई दिल्ली में कुछ योजनाएं बननी थी। आपने मयूर विहार देखा होगा, मयूर विहार के सामने एक बहुत बड़ा नाला जाता है। हम लोग चाहते थे कि वहां एक दिल्ली हाट बन जाए। सीएम साहब ने उसमें माना, एनवायरमेंटल अप्रूवल आ गया। एक कोई हमारे एलजी साहब ने कोई संस्था बना रखी थी, पता नहीं कहां से आई, उसने मना कर दिया, आज तक वो परियोजना नहीं बनी। अब हम क्या रोते फिरे कि एलजी ने नहीं बनने दिया? भाई एलजी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रोड दिल्ली में है, हम और तुम क्या कर लें उसका? है तो है। तो और दिल्ली में जो आपका एक क्वेश्चन था, क्या दिल्ली में स्टेट होना चाहिए फुल? बिल्कुल नहीं। देखिए दिल्ली में प्रधानमंत्री रहता है, राष्ट्रपति रहता है, मेरी पार्टी का हो किसी पार्टी का हो, वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर एक मुख्यमंत्री बैठ जाए, ये तो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं हो सकता। कुछ पावर इधर, कुछ पावर उधर, कुछ उसमें डिवीजन हो कम हो, अनुभव से समय से उसको बदलते रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस क्या स्टेट के पास होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रैफिक हो सकती है, मैं फिर भी मान सकता हूँ, दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं। क्योंकि दिल्ली के क्राइम इशू को लगातार इस बार केजरीवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अमित शाह की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र के ऊपर है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास पुलिस है। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली स्टेट के पास होती तो अलग तरीके से फंक्शनिंग होती? कई लोग तो कहते हैं और खराब होती। भाई ऐसा है, जिन राज्यों में राज्य सरकार के पास दिल्ली पुलिस है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा बेहतर काम कर रही है। सिर्फ क्योंकि भारत सरकार के पास है या दिल्ली सरकार के पास है, जरूरी नहीं है कि वो बेहतर हो नहीं हो। और मैं केजरीवाल जी से पूछता हूं, आप तो याद है एक बार ये कहते थे कि मैं शीला जी की तरह लाचार नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री जब बनूंगा तो मैं प्रधानमंत्री के होश उड़ा दूंगा, इस तरीके से इंटरफियर करूंगा। तो वो होश उड़ाने वाली उनकी ताकत कहां गई? और एक और चीज है, देखो हर चीज आप सेंटर पे ब्लेम करें, सेंटर ब्लेम के लायक है। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां दिल्ली सरकार का रोल होता है, और इसमें इसकी शिक्षा व्यवस्था का भी मैं आप पे सवाल खड़ा करता हूं। आपने देखा होगा कि महिला उत्पीड़न के जितने मामले हैं या अब्यूज, सिर्फ हीनियस क्राइम्स नहीं, दिल्ली में राइज पर है, उसमें कमी नहीं हुई है। महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं वो उसके जानते होंगे, आप भी मानते होंगे, उसका एक सामाजिक संदर्भ है। वो केवल एक प्योर क्राइम नहीं है या प्योर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, उसके पीछे सामाजिक एटीट्यूड, महिला के प्रति हम लोग किस भावना से करते हैं, बचपन से हम महिला को कैसे ट्रीट करते हैं, वो बहुत सी ऐसे चीजें हैं जो हमारे कल्चरल होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं, जो पुरुष का जो व्यवहार है महिला के प्रति उसको डिटरमिन करते हैं। उसमें क्या कर लिया भाई दिल्ली सरकार ने? आप कहते हैं इतनी अच्छी आपकी शिक्षा व्यवस्था है, आप हैप्पीनेस करिकुलम कर रहे हो, आप देशभक्ति करिकुलम कर रहे हो, तो आपके बच्चे तो ज्यादा जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए थे ना। तो खुद तो आप फेल कर रहे हो शिक्षा व्यवस्था में। आपके बच्चों में किसी भी तरीके के ना नए मूल्य आ रहे हैं, ना जेंडर के हिसाब से इक्विटी के उनसे जब पूछा जाता है कि बतौर सीएम आप क्या कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, विमेन सेफ्टी के लिए, तो वो कहते हैं मैंने सीसीटीवी लगवा दिया। वो कहते हैं कि मेरी बसेस में जहां महिलाएं फ्री ट्रैवल करती है वहां पे मैंने मार्शल अपॉइंट्स करा दिए। मार्शल अपॉइंट करने की वजह से ईव टीजिंग जैसे जो केसेस होते थे वो बहुत कम हो गए। तो कहते हैं मैं अपने कंट्रोल से कर रहा हूँ, पर लेकिन मेरे पास पुलिस नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। पहली चीज, क्या एविडेंस है कि ईव टीजिंग कम हुई है? खुद कहा कोई थर्ड पार्टी देखो, हमेशा इवैल्यूएशन तो कोई थर्ड पार्टी से आता है। क्या दिल्ली की महिलाओं ने कोई तब और अब के बीच में कंपैरिजन किया? क्या वो महिलाएं जो सामान्य जाती हैं डीटीसी की बसों में, जो उस एज कैटेगरी होती है जहां छेड़छाड़ होती है, क्या उनकी तरफ से कुछ आया है? दूसरा, कितने लोग पकड़े गए हैं डीटीसी में फिर ईव टीज करते हुए? एक आध तो पकड़े जाते हैं। अगर ईव टीजिंग कम हुई है तो डिटेक्ट होगा तब पकड़ा जाएगा ना। मुझे आप बता दो पिछले 10 साल में 2 या 3 भी ऐसे केस रजिस्टर हुए हों जिसने मार्शल ने ईव टीजिंग पकड़ के रजिस्टर करवा दिया हो?
फिर आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए, तो कितने सीसीटीवी कैमरे में क्राइम पकड़ा गया है? भाई अरविंद केजरीवाल तो ऐसे हैं कि इनकी सीसीटीवी कैमरा में एक भी क्राइम पकड़ा जाता तो पंजाब से लेके तमिलनाडु तक बड़े बड़े इश्तहार छपे होते हथकड़ी लेके उस आदमी के, एक नहीं निकाल पाए। तो कौन से सीसीटीवी कैमरे हैं? मैं अभी गया था कैंपेनिंग के द्वारा, ये रेलवे कॉलोनी है हमारी शंकर मार्केट में, आप चाहो तो वहां चले जाना। वहां मुझे वहां RWA ने बताया कि साहब 6 महीने पहले ये 7-8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो मैं हंस के कहने लगा कि यार आप मेरे उसमें आए हो, आप इसमें पकड़े जाओगे सरकारी अधिकारी हो, तो कह लेंगे साहब काम तो करें, जब से आए काम नहीं कर रहे। तो लगाने का क्या होता है जब काम नहीं कर रहे? एक क्राइम तुम नहीं पकड़ पाए। अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है और दिल्ली के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लग गया है, तो इसका मतलब है इट्स अ फेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ना। भाई आप कोई दवा खाओ और बुखार ना उतरे, तो गलती दवा की है या आपकी है? दवा की है ना। तो अगर लगे हैं तो यूजलेस हैं, और नहीं तो ये लगाना ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि टोटली यूजलेस एक्सपेंडिचर हुआ ना। सीसीटीवी लगने से अगर दुनिया में क्राइम कम होने लगे तो अमेरिका में तो होना ही नहीं चाहिए ना क्राइम। मैं सर खत्म ही कर रही थी, बट लेकिन क्योंकि आपने इश्तहार की बात की तो एक आखिरी सवाल मुझे याद आ गया। दिल्ली में पोस्टर वॉर भी चल रहा है, हाँ। बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर भी यहाँ लग रहा है, जो महाराष्ट्र में बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, मैंने देखा नहीं, पर चलो सर पोस्टर यहाँ पे लग रहे हैं, और हर थोड़े थोड़े दूर पे किसी ना किसी पार्टी के पोस्टर जरूर लगे हुए हैं। हाँ। खैर वो तो जाहिर सी बात है, चुनाव है। प्रचार का एक तरीका है। पर लेकिन बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में इसने बहुत चर्चा में रहा और इसका नतीजा भी आया और भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत फायदा मिला। तो आपको लगता है कि यहाँ पे काम करेगा ये नारा? नहीं, पहली चीज तो इस बात को सिद्ध कर देती है कि बीजेपी का और कुछ नहीं चल रहा। जब उनका और कुछ चल रहा होता है तो ये सब नारे इस्तेमाल नहीं करते। तो लगता है वो अपने लास्ट स्ट्रेच पर हैं। और जैसे होता है ना कि भाई बॉक्सर का आपने देखा होगा, कई फिल्में जो हैं ड्रामेटिक फिल्में दिखाई जाती है कि जब बॉक्सर या हीरो हमारा हार रहा होता है तो अपना वो पंच लगाता है जो उसका मेन होता है ना। आप देखिए कई फिल्मों में वो सोचता है, मरने लगता है, फिर वो नीचे से पंच लगाता है या उस तरह की शॉट खेलता है जो उसको कभी उसके कोच ने बचाई थी, ड्रामेटिक होता है। तो ये उनका होता है, ये अपना वो पंच, ये पंच तब लगाते हैं जब लड़ाई में बुरी तरह हार रहे होते हैं। तो इससे मुझे तो थैंक यू आपने बताया। अब मुझे लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है जितने शायद लोग बचाते होंगे। लेकिन देखो दिल्ली में क्या ये काम करेगा मुझे नहीं लगता है। आपको याद है इन्होंने 2019 या 20 के चुनाव में भी बहुत किया था। वो बहुत से कम्युनलाइज करने की कोशिश की थी। 19-20 में भी CA/NRC की कई मुद्दे लेकर आए थे। जब चुनाव हुआ था चला नहीं था आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का। तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता इस तरह के स्लोगन ज्यादा चलेंगे। सर आखिरी हमारे जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्यों इस बार एक बार फिर कांग्रेस को वापस लाया जाए, आम आदमी पार्टी का बीजेपी को क्यों वोट ना करें? देखो मेरे लिए सिंपल बात है, अगर आपको सही में लगता है कि 2013 या 14 में जो दिल्ली थी उस तरह की दिल्ली बननी चाहिए, जो लोग उस तरीके का काम करते थे, आप उनको शीला जी का नाम ले लीजिए, कांग्रेस का नाम ले लीजिए, उन लोगों के हाथ में फिर से दिल्ली आनी चाहिए, तो इतना मैं आश्वासन दे सकता हूं कि उसी संस्कृति, उसी संस्कार, उसी निष्ठा से हम लोग काम करेंगे। बाकी आप तय करिए। थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे थे संदीप दीक्षित जी को, आपने देखा, बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए ABP लाइव।